हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को याद होगा कि मीट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 1 हमने बनाया था, जिसमें कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। और आप ये लोग सभी लोग जानते भी हैं कि जो मीट्रिक स्पेस का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, इसीलिए इस पर हमने एक और लेक्चर बनाया है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो आज हम लोग मीट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आप सभी लोग ओपन सेट, क्लोजर, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, डेंस सेट, नोवेयर डेंस, इन सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। इसमें हमें कुछ नहीं आपसे कहना है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे भी टेक्निकल कोई पॉइंट आएगा हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यह है कि अगर x कोई एक मीट्रिक स्पेस है, x कोई मीट्रिक स्पेस है, मतलब इसके साथ कोई मीट्रिक एसोसिएटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कहा जाए कि केवल x मीट्रिक स्पेस है तो समझ लीजिए इसके साथ कोई मीट्रिक एसोसिएटेड है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है ब्रीफ में। तो x अगर कोई एक मीट्रिक स्पेस है और a जो है x का एक सबसेट है, तो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a इज कॉल्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है। कह रहा है कि a जो है मीट्रिक स्पेस का कोई एक सबसेट है। तो कह रहा है कि जो सेट है, किसका सेट, a के सारे लिमिट पॉइंट का सेट क्या कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि a अगर कैपिटल X का सबसेट है तो a के सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को डिराइव सेट कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग डेफिनेशन को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। कई सारे ऑप्शन में डायरेक्ट और डायरेक्ट डेफिनेशन ही आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कैपिटल X जो है कोई एक मीट्रिक स्पेस है। अच्छा, ये मीट्रिक स्पेस है। फिर कह रहा है A जो है X का कोई एक सबसेट है और कह रहा है A डैश, ये क्या डिनोट कर रहा है, डिराइव सेट। किसका डिराइव सेट, सेट A का। डिराइव सेट मीन्स अभी अभी लास्ट में आपने देखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A सच दैट। अच्छा, इसके बाद कुछ और बात कह रहा है कि X मीट्रिक स्पेस है, A X का सबसेट है और A डैश जो है डिराइव सेट है सेट A का, मतलब A के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। सच दैट, और ऐसा है कि A डैश A के अंदर कंटेंड है। A डैश A के अंदर कंटेंट होने का मतलब यह है कि A डैश कैपिटल A के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। तो कह रहा है कि जो सारे लिमिट पॉइंट हैं वो सब के सब A के अंदर हैं। हालांकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये आपका एक्सटी कोई एक मीट्रिक स्पेस है और इसके अंदर A कोई एक सबसेट है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि A का जो लिमिट पॉइंट होता है ये जरूरी नहीं है कि अंदर हो, ये बाहर का भी पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जब डेफिनेशन दी जाती है तो कहा जाता है पॉइंट A which is belongs to capital X is said to be a limit point of A if every neighborhood of A contains at least one point different from A। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन A डैश जो है डिराइव सेट है A का। और सबसे बड़ी बात है कि A डैश पूरा का पूरा A के अंदर कंटेन है, अर्थात सेट A के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब के सब A अपने अंदर रखता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखे तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, क्लोज सेट कहते हैं। तो आपने देखा, ये भी सिंपल सा डेफिनेशन है। एक और ख़ास बात आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, अगर कोई भी सेट एग्जाम में दिया हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, कोई भी सेट दिया हो, अगर आपको ये चेक करना है इज दिस इज क्लोज आर नॉट, तो आपका क्या एम होता है, यही ना। यही तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस सेट का आप डिराइव सेट निकालिए, और अगर डिराइव सेट निकालने पर उसी सेट के अंदर पूरा कंटेन कर जाए तो सेट को क्लोज कह देते हैं। जैसे आपने देखा था कि नेचुरल नंबर को चेक करना है क्लोज है कि नहीं, तो आपने इसका डिराइव सेट निकाला था और आपने देखा था कि कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट न होने के कारण इसका डिराइव सेट फाई आ गया था। तो जब n डैश फाई आ गया, और फाई देखिए n डैश फाई होने का मतलब यह है कि n डैश n के अंदर पूरा कंटेन है, क्योंकि n डैश क्या है, फाई है, और फाई सबका सबसेट होता है, इसीलिए क्लोज हो गया था। ऐसे ये भी क्लोज हो गया था। आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी। तो सिंपल सी बात है,
अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन कर ले तो ऐसी सिचुएशन में उस सेट को क्लोज होना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि XD कोई डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। अब समझ लीजिएगा, जैसे ही हमने बोला डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का क्या मतलब होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा मेट्रिक स्पेस जिसमें हर दो पॉइंट के बीच की, चाहे वो पॉइंट हम कहीं से भी सेलेक्ट करें स्पेस में, हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1 होती हो। मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन होता है एनी टू पॉइंट, द वर्ड इज एनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एलिमेंट इस तरह से डेकोरेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा कि जहाँ किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कैलकुलेट करो और आंसर 1 आएगा। तो कुछ इस टाइप का स्पेस होता है। मतलब जहाँ पे अगर दो पॉइंट आपस में सेम नहीं हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 1 होगी। कब इनके बीच की दूरी 1 होगी? अगर x और y आपस में इक्वल नहीं हैं, और अगर दो पॉइंट कॉन्सिडेंट हैं, तो कॉन्सिडेंट मतलब दोनों सेम ही पॉइंट है x और y, तो ऐसे सिचुएशन में इसके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी 0 होती है। तो दो सिचुएशन आपने देखा था, ये डेफिनीशन है, ओरिजिनल डेफिनीशन है, सॉरी यहाँ पे जो डेफिनीशन में यहाँ पर इक्वल टू रहेगा। आपको हम एक बात बता दें कि एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, 4 डेफिनीशन दे देगा, कहेगा इसमें से बताइए, या डेफिनीशन दे देगा बताइए कौन से मेट्रिक स्पेस का डेफिनीशन है ना। तो आप एक काम करेंगे कि एग्जाम के लिए खास इन डेफिनीशंस को भी पहचानते रहिएगा कि कौन किसका डेफिनीशन है। ये तब होता है जब x इक्वल टू वाई होता है। ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की पहचान है। यूजुअल की पहचान जानते हैं? अगर यूजुअल दिया रहता तो यूजुअल की पहचान यह होती है कि dxy इक्वल टू कितना, मॉड x माइनस वाई। तो मान लीजिए ऐसे दे दे कि XD को एक मेट्रिक स्पेस है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है मॉड x माइनस वाई से लिखा गया है, तो बताओ इस मेट्रिक स्पेस का क्या नाम होगा? तो बता दोगे ना, यूजुअल मेट्रिक। तो ये यूजुअल मेट्रिक है, लेकिन हमें मामला कहाँ डील करना है? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, ठीक है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर x और y कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनके बीच की दूरी 1 है। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट है ना, तो गारंटी है कि यहाँ से 1 डिस्टेंस के बाद हर दिशा में, चाहे हम किसी दिशा में घूमें, पक्का एक अगला वाला पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन ये भी गारंटी है, क्योंकि हर दो पॉइंट के बीच की दूरी 1 है, उससे कम तो दूरी है नहीं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी 1 है तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये बीच में किसी भी दिशा में, अर्थात 1 रेडियस के अंदर कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलना है। समझ गए? तो सोचो जरा कि अगर हम इसको सेंटर मान लिया कि ये जो है कोई पॉइंट है, ठीक, और इसको हमने क्या कर लिया? सेंटर मान लिया। रेडियस कितना दिया है? ग्रेटर देन 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेडियस क्या दिया है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा बड़ा आप रेडियस ऐसे ले लिए, और आप ऐसे ओपन स्फीयर चलो बना दो। अब जरा बताओ, अगर आपने एक से बड़ा रेडियस ले लिया और आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो सोचिए यहाँ के बाद अगला पॉइंट कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता ना, एक डिस्टेंस पर, और आपने ओपन स्फीयर क्या बना दिया? एक से बड़ा बना दिया। अर्थात एक बात और समझिए, इस डेफिनेशन को देखते हुए बात क्लियर है कि ए से चाहे कोई भी पॉइंट रहे, ए से स्पेस का चाहे कोई भी पॉइंट रहे, हालांकि हमने जो इतना बड़ा बनाया है ये आपका ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअली इसका पिक्चर आप दिमाग में बना नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ए को सेंटर मानकर अगर आप एक से ज़्यादा रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रा कर दोगे ना, तो स्पेस के सारे पॉइंट इसी के अंदर आ जाएंगे, इसी ओपन स्फीयर में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ए से यूनिट डिस्टेंस पे ही स्पेस के सारे पॉइंट हैं, उससे ज़्यादा पर नहीं हैं। समझ गए? सारे के सारे पॉइंट ए से यूनिट डिस्टेंस पे ही हैं। मोर प्रिसाइसली अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते तो इस वाले पॉइंट से भी सारे के सारे पॉइंट स्पेस के 1 मीटर के अराउंड में ही होते, अर्थात 1 यूनिट के अराउंड में ही होते। तो कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि अगर आप रेडियस 1 से ज़्यादा ले लिए तो इस ओपन स्फीयर में स्पेस का सारा पॉइंट ही आ जाएगा, इसीलिए आपका आंसर x होगा। यहीं पर देखिए, रेडियस को बदल के क्वेश्चन बदल सकता है। रेडियस 1 से छोटा कर देता, अगर मान लीजिए 1 से छोटा रेडियस कर देता, तो सोचिए 1 से छोटा करने पर बीच में कोई पॉइंट मिलते, अगर ऐसे ओपन स्फीयर ड्रा किया जाता, एक भी पॉइंट नहीं मिलता। कौन मिलता? मात्र सेंटर मिलता, क्योंकि ओपन स्फीयर कभी नॉन एम्प्टी
कभी भी एम्प्टी नहीं होता, हमेशा नॉन एम्प्टी होता। तब ऐसे सिचुएशन में आंसर सिंगलटन ए होता। कब? अगर आर लेस देन 1 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स डी कोई एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। एक्स डी आपका कैसा मेट्रिक स्पेस है? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, और स्मॉल ए कैपिटल एक्स का मेंबर है। तो कह रहा है कि जो क्लोज स्फीयर है, ये क्लोज स्फीयर, ठीक है, जो कहाँ सेंटर्ड है? पॉइंट ए पर सेंटर्ड है। तो कह रहा है जो क्लोज स्फीयर है पॉइंट ए पे सेंटर्ड है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अच्छा, रेडियस क्या लेकर चलना है? रेडियस लेकर चलना है 1 से छोटा। रेडियस इन जनरल पॉजिटिव होता है, 0 लेकर चलना, जो भी है इसके बीच में लेकर चलना है। तो समझिए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, आपको क्या करना है? ए को सेंटर मान करके क्लोज स्फीयर ड्रा करना है। ए को सेंटर मान लिया और रेडियस आर ले लिया, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की वैल्यू है 0 से 1 तक, ठीक। अच्छा, मान लिया आपने यहाँ पर ऐसे जो ए को सेंटर माना और आपको रेडियस 1 से छोटी लेनी है। तो सोचो डिस्क्रीट की फिर बात कर रहा, अगर रेडियस 1 से छोटा होगा तो पॉइंट तो अगला एक पे होगा ना, एक डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर एक तो आप पहुँच नहीं रहे हैं, 1 से छोटा ही रह रहे हैं। तो सोचो इसमें कोई पॉइंट आएगा? सिवाय इसके सेंटर के स्मॉल ए के और कोई पॉइंट आने की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? सिंगलटन होगा। कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक्स डी कोई एक मेट्रिक स्पेस है और ए और बी एक्स का सबसेट है। तो कह रहा है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ए बी में कंटेन होता है तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर में कंटेन होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हमने क्लास में प्रूव भी कराया था, आप लोग देखे होंगे। किसी सेट का एक बार इंटीरियर निकाल के दोबारा इंटीरियर निकालोगे तो फिर आंसर वही वाला इंटीरियर आएगा। मोर प्रिसाइसली 2 बार निकाल करके अगर 3 बार निकालो तीसरी बार तो भी आंसर ए इंटीरियर ही आएगा। समझ गए? मतलब एक बार जब सेट का इंटीरियर निकल जाता है तो उसके बाद चाहे लाख बार आप उसका इंटीरियर निकालते रहो, हमेशा आंसर ए इंटीरियर ही आएगा। ये भी करेक्ट रिजल्ट है। अच्छा, फिर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर होता है। अब देखो इन दोनों में आपको एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा ट्रिक मारे, क्योंकि हमेशा हर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो क्या कर लिया करिए, कुछ काउंटर एग्जाम्पल यूज कर लिया करिए। जैसे ए और बी कोई 2 सेट है, आप एक काम करिए, जैसे एक्स को स्पेस को आप पूरा रियल नंबर ले लीजिए थोड़ी देर के अपनी सुविधा के लिए, ए को क्यू ले लीजिए और बी को क्यू को कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर, और इसी में रख के जरा देखिए क्या होल्ड करेगा। भाई देखो, अगर ये थ्योरम होगा तो चाहे आप यहाँ जो भी 2 सेट इस्तेमाल करोगे और बी की जगह सबके लिए होल्ड करेगा, और अगर ये ओरिजिनल थ्योरम नहीं होगा तो पक्का कहीं ना कहीं फेल होगा। ए की जगह आप क्यू रखो, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया? क्यू, और यूनियन बी की जगह रख दिया क्या? क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू रख दिया, और इसका क्या निकालना होगा हमें? इंटीरियर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा क्यू का इंटीरियर यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यह होगा। अच्छा, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के हो जाता है पूरा रियल नंबर। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि क्यू का जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो कुछ नहीं होता है, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है नहीं, फाई होता है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी फाई होता है, लास्ट क्लास में हमने बताया भी था। आर का इंटीरियर क्या होगा? हर पॉइंट होता है। तो आंसर क्या आया? आर इक्वल टू फाई। तो सोचो कि ए और बी की जगह हमने 2 सेट यहाँ रख दिया और एक्स की जगह आर रख दिया, तो बताइए क्या है रिजल्ट सही हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है यही गलत है, और आपको क्या ढूंढना था? आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था। तो इनकरेक्ट ढूंढने की वजह से यही वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि इस इंटरसेक्शन में चाहे ये 2 सेट रख लीजिए या दुनिया का कोई भी सेट रख लीजिए, हमेशा ट्रू होगा। इसीलिए सारे ऑप्शन सही थे, यही वाला ऑप्शन गलत था, और चूंकि गलत ही ढूंढना था इसीलिए यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि डिराइव सेट क्यू का क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि क्यू का डिराइव सेट क्या होता है। डिराइव सेट मतलब द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप डिस्कशन करना चाहेंगे इस ढंग से, ऐसे मान लिया कि ये आपका पूरा रियल नंबर है और यूजुअल मेट्रिक के रेस्पेक्ट में है, आपका रेशनल नंबर का सेट है, तो आप जानते हैं कि लिमिट पॉइंट बनने के लिए जो पॉइंट होता है वो आर का होता है, मतलब ये पूरे स्पेस का होता है। तो आप एट रैंडम चाहे यहाँ कोई भी, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट लोकेशन रियल लाइन पे दिखेगा। आप यहाँ से कोई भी रियल नंबर सपोज कर लिया, हमने स्मॉल ए ले लिया,
आप इसका कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, कितना भी छोटा रेडियस लेकर के, इस नेबरहुड में पक्का इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। अर्थात चाहे हम यहाँ पे पूरी रियल लाइन पे कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट करते और उसका कोई भी नेबरहुड लेते, उस नेबरहुड में पक्का कुछ न कुछ रेशनल नंबर कंटेन हो जाते, इस ए के सिवाय। अगर ये रेशनल होता तो पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका प्रत्येक नेबरहुड, उस लिए गए रियल नंबर का प्रत्येक नेबरहुड इनफाइनाइट रेशनल नंबर को कंटेन करेगा। और अगर ऐसा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी स्पेस का पॉइंट लिमिट पॉइंट तब कहा जाता है जब उसका हर नेबरहुड क्यू के कुछ पॉइंट को कंटेन करे, एटलीस्ट वन पॉइंट को कंटेन करे ए के सिवाय। तो यहाँ तो चाहे कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, हर नेबरहुड में पक्का कुछ न कुछ रेशनल नंबर आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं सब के सब लिमिट पॉइंट हैं। किसके लिमिट पॉइंट हैं? क्यू के। दैट्स वाई द डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर आर। It is equal to the set of real number R. So option number B is correct now. Next one, the derived set of Q complement. You can discuss this in the similar way like in the previous question. If you have to take here, suppose this is the real number and this is Q complement. Q complement मतलब set of irrational number. Actual picture आपको यहाँ दिखेगा, ये आपका पूरा का पूरा रियल लाइन है और इसमें आप क्या करना है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का डिस्कशन करना है। तो आप कोई भी एट रैंडम एक रियल नंबर सेलेक्ट कर लो और इसका तुम कोई भी नेबरहुड लोगे, यू नो इन द रियल एनालिसिस बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो इसमें तमाम सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। मतलब किसी भी रियल नंबर को रियल लाइन पे आप सेलेक्ट करोगे, उसके प्रत्येक नेबरहुड में तमाम सारे इरेशनल नंबर होंगे और रेशनल भी होंगे। अर्थात हर रियल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट बनता है। तो देखिए कितने खूबसूरत एग्जाम्पल है यह, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। इनका जो डिराइव सेट है, अर्थात द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दीज सेट्स, ये पूरा का पूरा आर बन जा रहा है। बेचारे खुद आर के बराबर नहीं है, लेकिन इनका डिराइव सेट आर बन जा रहा है। अच्छा, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट पूछे कि किसी सेट का डिराइव सेट उस सेट से बड़ा हो सकता है, तो सही होगा कि गलत होगा? सही होगा ना, क्योंकि क्यू जो है छोटा सेट था, डिराइव सेट निकाला बड़ा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि डिराइव सेट जिस सेट का निकाला जाता है उससे भी बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हालांकि यहाँ पर आर होगा। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट। कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। पहला तो सभी लोग पहचान रहे होंगे, अगर लिखित परीक्षा होता तो आई थिंक सबको ये थ्योरम याद होता। कोई सेट ओपन होता है इफ़ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, और आगे के चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि कंपैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, इन सब में इसका उपयोग भी खूब हुआ था प्रूव करने के लिए। कह रहा है क्लोज स्फीयर क्लोज सेट होता है, भी बड़ा जाना पहचाना सा है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अच्छा, फिर कह रहा है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन कैपिटल एक्स इज आल्सो ए क्लोज सेट। फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट होता है, फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का हमेशा क्लोज हो जाता है, आपने थ्योरम पढ़ा है। आर्बिटरी यूनियन ओपन सेट का ओपन आपने पढ़ा है, और फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का क्लोज पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि आर्बिटरी यूनियन क्लोज सेट का भी क्लोज होता है। गलत है। क्यों गलत है? काउंटर एग्जाम्पल भी है और आपको याद भी होना चाहिए कि क्लोज सेट के सिचुएशन में केवल फाइनाइट यूनियन ही क्लोज सेट होता है। आर्बिटरी इंटरसेक्शन जो होता है क्लोज सेट का, वो क्लोज सेट होता है। ठीक है। आर्बिटरी यूनियन ओपन सेट अगर यहाँ होता तो ओपन सेट हो जाता। इसके लिए आपको मैं काउंटर एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, आप ऐसे ले लीजिए एग्जाम्पल, हाँ, n/n+1 जीरो का, ये आप एक जो है ऐसे क्लोज सेट ले लीजिए। ठीक है। और आप एक काम करिए, इसमें नेचुरल नंबर को, यहाँ पर n को नेचुरल नंबर में वेरी कराते जाइए। तो पहले आप लिखेंगे, अगर n को वैल्यू 1 देंगे तो बनेगा 0 1/2। ठीक। फिर इंटरसेक्शन कराइए। फिर जब आप यहाँ पर वैल्यू देंगे तो बनेगा 0 and 1/4, ऐसे बनेगा। ऐसे n की वैल्यू रखते हुए चले जाइए जितने नेचुरल नंबर होते हैं, इंटरसेक्शन कराते हैं तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन होगा।
आप देखिए इन सबके इंटरसेक्शन में क्या आएगा। अगर आप रियल लाइन पे इसको ड्रा करिए तो यहाँ पर अगर 0 होता है तो पहले हाफ यहाँ रहा होगा, है ना, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा लेना होता है, तो अगले वाले का इंटरसेक्शन कराएंगे तो बस यहाँ से यहाँ तक का कॉमन हिस्सा आएगा। अगला ऐसे फिर वैल्यू रखोगे तो आपका जो है 1/, यहाँ पर जो अगली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 था, जब वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो है ऐसे रहेगा, सॉरी 2/ क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 2/3, और 2/3 जो है इसके पहले आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2/3 की वैल्यू लेते हैं सॉरी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे जो है आपका 2/3 और इस तरह से जो है वैल्यू आपकी आती जाएगी और ये धीरे धीरे वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पीछे नहीं जाएगी, चूंकि हमने वैल्यू रखा था तो यहाँ पे हमने गलत कर दिया था। तो ये 2/3 हो गया और फिर इसके बाद 2/3 आप जाएगा, आप इसका जस्ट थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे इसके बाद 3/4 आएगा। ये ऐसे लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम 1 की बाउंड्री बना दें तो 1 की तरफ लगातार ये टेंड करता रहेगा और सबका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका इधर तो 0 है ही और इसके सामने वाले में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप का बनेगा, मतलब ये 1 की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए जब आया आंसर तो आपका सेमी क्लोज इंटरवल आया ना, क्लोज नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है। और आपको ये रिजल्ट याद भी होना चाहिए कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नहीं होता है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज सेट का क्लोज सेट होता है। तो बिना काउंटर एग्जाम्पल को भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आ जाता है तो बिना काउंटर एग्जाम्पल के आप ढूंढ नहीं पाते हैं। सो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था तो यही जो है आपका गलत है, इसीलिए यही सही है, बाकी सबको गलत आप कर दीजिए, ठीक है। बाकी सब लिखने से फ़ायदा हुआ, आपको इतने रिजल्ट मालूम चल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, XD कोई मीट्रिक स्पेस है, A और B जो है X का कोई सबसेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर A B के अंदर कंटेन है तो A का क्लोजर भी B के क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, सही है। इंटीरियर वाला भी सही है, डिराइव सेट वाला भी सही है, तो सब सही है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था और सबका सब करेक्ट है तो आप यहाँ पर आंसर क्या मारेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो जो करेक्ट है वो गलत आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि RD कोई यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, QR का सबसेट है, तो Q की बाउंड्री क्या होगी। बाउंड्री का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी सेट का, जैसे कि अगर A है और A अगर मान लीजिए कैपिटल X अगर मीट्रिक स्पेस है, इसका सबसेट है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो बाउंड्री होता है किसी भी सेट A का, इसको हम लोग कितने के बराबर लिखते हैं, बाउंड्री। या फिर अगर हम बाउंड्री को डिफाइन करें तो आप सबको मालूम है कि बाउंड्री का क्या मतलब होता है। अगर आपको डिफाइन करना है कि बाउंड्री ऑफ ए, तो बाउंड्री ऑफ ए की वैल्यू होती है ए का क्लोजर। पहले हम लोग ए का क्लोजर निकालते हैं और आफ्टर दैट इसका इंटरसेक्शन करा देते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्लोजर रहेगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, क्लोजर रहेगा। सो ए का क्लोजर और इंटरसेक्शन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यह होता है डेफिनीशन। तो सोचिए अगर क्यू की बात कर रहा है तो क्यू की बात कर रहा है तो बाउंड्री ऑफ क्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला अगर आपका याद है तो क्यू की जगह अगर कोई भी सेट दे देगा तो आप बता देंगे। तो आप लिखेंगे क्या, क्यू का क्लोजर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट हालांकि इरेशनल नंबर ही होता लग बाई चांस, तो यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, क्यू के क्लोजर का क्या मतलब है, क्यू के क्लोजर का मतलब है, देखिए यहाँ से अलग भी प्रश्न बन सकता है, केवल क्यू का क्लोजर पूछ सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सेट के क्लोजर का मतलब क्या होता है। अगर ए के क्लोजर की हम बात करें तो इसका मतलब होता है ए यूनियन ए डैश, होता है ना, ए यूनियन ए डैश। आप सभी लोग जानते हैं, हम अलग से तोड़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि इसी में आप और भी प्रश्नों को कर सकें। तो क्यू का क्लोजर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। अच्छा, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्यू है
और यूनियन क्यू डैश मतलब क्यू का डिराइव सेट, अभी आपने देखा पूरा रियल नंबर इसका डिराइव सेट होता है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा आर, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा। ठीक, इंटरसेक्शन लगाया है। अच्छा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालो। देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर की ओर अलग से एक प्रश्न बना के पूछ सकता है इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे क्यू का क्लोजर निकाला वैसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी क्लोजर निकालिए। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा, फार्मूला पहले हो जाएगा आपका क्यू का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का डिराइव सेट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यह हो गया। अच्छा, अभी आपने देखा है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर का डिराइव सेट पूरा रियल नंबर होता है, तो दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा आर। तो यहाँ भी क्या आ गया आर, और आर का आर के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग घर पे ट्राई करिएगा कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस के अंदर अगर यहाँ क्यू की जगह नेचुरल नंबर होता तो बाउंड्री क्या होता, इंटीजर होता तो बाउंड्री क्या होता, क्यू कॉम्प्लीमेंट होता तो बाउंड्री क्या होता, सेट ऑफ रियल नंबर होता तो बाउंड्री क्या होता, अगर यहाँ पर ओपन क्लोज इंटरवल 0 1 होता तो बाउंड्री क्या होता, ओपन इंटरवल 0 1 होता तो बाउंड्री क्या होता, है ना। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमको मैसेज करके पूछ सकता है। बिल्कुल फार्मूला ही अप्लाई करना है। सेमी क्लोज इंटरवल होता तो बाउंड्री क्या होता, आप इन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बस बिल्कुल इसी पे रख दीजिएगा। बाउंड्री का परिभाषा आप जान ही रहे हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो ए की वैल्यू दी ही रहेगी, यहाँ एन या जेड है या क्यू कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मान लीजिए इसी का दे दिया रहे क्लोज इंटरवल 0 1 का बताइए, तो क्लोज इंटरवल 0 1 का कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसका क्लोजर निकालेंगे अलग से, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालेंगे। अच्छा, 0 1 का कॉम्प्लीमेंट आप सोच रहे होंगे कि रियल लाइन पे क्या होगा, रियल लाइन पे जैसे यहाँ पर आप 0 1 को बना लीजिए, ठीक है, 0 1 ये बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से यहाँ तक की वैल्यू रहेगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू रहेगी, है ना, यहाँ ओपन रहेगा, और फिर यूनियन हो जाएगा। क्या देखिए 1 की वैल्यू तो नहीं लोगे, 1 के बाद की वैल्यू लोगे, तो यहाँ ऐसे ओपन इंटरवल बनाओ 1 और से लेकर के इनफाइनाइट तक, यह हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसका क्लोजर आप लोग निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट आर डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस एंड ए कोई एक सेट है, तो कह रहा है ए का डायामीटर क्या होगा। हम आपको एक बार याद दिला दें कि डायामीटर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेट्रिक स्पेस है, इसमें मान लिया कि ए जो है इसका कोई एक क्या है सबसेट है, ठीक, ये कैपिटल एक्स कोई एक मेट्रिक स्पेस है, ये कोई सबसेट है। अब ये के अंदर बहुत सारे पॉइंट इधर उधर बिखरे पड़े होंगे, बहुत सारे पॉइंट इधर उधर बिखरे पड़े होंगे, भाई कहीं भी हो सकते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में। आप क्या करिए कि इस सेट ए में रहने वाले हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए। जितने भी पॉइंट हैं सेट ए के अंदर, हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए, और जब हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकल जाए तो उन सब में जो सबसे बड़ा आंसर आए, अर्थात जो सुप्रीमम आए, वही डायामीटर होता है सेट ए का, आप सभी लोग जानते हैं। तो सोचिए कि इस सेट ए में अगर इतने पॉइंट हैं, इसमें हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालो। और चूंकि मामला यूजुअल मेट्रिक का है, तो यूजुअल मेट्रिक में आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, आप सभी लोग परिचित होंगे इस अंदाज से इसके कि फार्मूला यह होता है मॉड एक्स माइनस वाई, सभी लोग जानते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मेट्रिक कैसी है, क्योंकि इसी के अनुसार डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। तो एक्स माइनस वाई होता है। अब क्या करिए, हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए। जैसे 1 2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 होगी, इनके बीच की डिस्टेंस 1 होगी। सोचो सबसे बड़ा डिस्टेंस कब आ सकता है, जब 1 में से 6 में से 1 को घटाया जाए तभी ना आएगा। तो मैक्सिमम में ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, 6 में से 1 घटाया जाए तो 5 आएगा, तो आपका आंसर नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। अब इस बात को जरा मेरी एक बार और गौर से देखिए। मान लीजिए यहीं पर ये मेट्रिक जो यूजुअल लिखा है, अगर ये एग्जाम में इसी की जगह डिस्क्रीट लिख देता तो आप क्या करते। डिस्क्रीट में आप जानते हैं कि हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी या तो 1 होती है या तो 0 होती है, समझ गए। तो 2 ही तरह का दूरी ही होता है। तो यहाँ सेट चाहे कुछ भी दिया रहता, आपका आंसर क्या आता, डायामीटर निकालने के लिए आपका आंसर 1 आता, समझ गए बात।
हमेशा आंसर क्या आता, 1 आता। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट इसमें दिया रहता तो, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट दिया रहेगा तो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट रहेंगे और उनके बीच की दूरी 1 आएगी और इससे बड़ी दूरी आ नहीं सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डिस्क्रीट लिखा रहेगा तो आपका आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। और यहाँ अगर डिस्क्रीट लिखा रहे और यहाँ जो सेट दिया रहे वो सिंगल्टन सेट दिया रहे तो एक ही पॉइंट होने के कारण उसी से उसी की दूरी निकालेंगे, इसीलिए 0 तब आंसर आएगा, तब ऑप्शन में कहीं 0 दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर डिस्क्रीट लिखा रहेगा तब ऐसे सिचुएशन में आपका हमेशा डायमीटर 1 आएगा, जब तक कि यह सिंगल्टन ना रहे। अगर ये सिंगल्टन सेट रहे मतलब इसमें एक ही एलिमेंट रहे तब आंसर 0 आएगा। समझ गए? तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा भी सवाल इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करा कि आरडी को यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस सभी लोग पहचानते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस मॉड x माइनस वाई से निकाला जाता है। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो n का डायमीटर बताइए। भाई n का तो पता है कि और 1 है, लेकिन छोर कहाँ पे है, अंतिम छोर किसी को ना मालूम। तो जब नेचुरल नंबर की बाउंड्री ही ना क्लियर है और डायमीटर निकालने के लिए हर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होती है, तो 1 से यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है उसकी दूरी निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, लेकिन कब तक निकालते रहेंगे? n का तो अंतिम छोर है ही नहीं। तो बताइए कि हर दो पॉइंट के बीच की दूरी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, या अगर हम निकालते भी रहें तो कभी अंत आएगा ही नहीं। तो कैसे जानेंगे सबसे बड़ा जो है कौन सा होगा? इसीलिए आप इसका आंसर क्या मारेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो डायामीटर होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा XD अगर कोई एक मीट्रिक स्पेस है, XD अगर कोई एक मीट्रिक स्पेस है और EX का सबसेट है, तो कह रहा है कि E इंटीरियर जो होता है वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट होता है कंटेंट इन E। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई मीट्रिक स्पेस होता है ना, अगर XD कोई एक मीट्रिक स्पेस है और इंटीरियर की बात कर रहा है, अगर इंटीरियर की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए सेट A है, तो A का जो इंटीरियर होता है वो A के अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो A के अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, ये गलत कह रहा है E इंटीरियर स्मॉलेस्ट ओपन सेट होता है कंटेंट इन, गलत है, ये सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। कह रहा E इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेनिंग E। देखिए शब्द तो ठीक लिया है कि लार्जेस्ट ओपन होता है, लेकिन देखिए लास्ट में एक शब्द बदल दिया है। तो भाषा विज्ञान इसमें लैंग्वेज साइंस बड़ा तेज है। जैसे ई की बात कर रहा है, कह रहा है कि ई का इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेनिंग मतलब ई को ही अपने में कंटेन कर लेता है, ऐसा नहीं है कंटेंड इन ई। अगर यहीं पर कंटेंट लिखा होता, कंटेंट मतलब ई के अंदर कंटेन होता, तब आप आंसर इसी को मारते। लेकिन देखिए क्या शब्दों का खेल रचा है, करा कंटेनिंग ई। भाई इंटीरियर ई से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए कंटेनिंग शब्द लिखना गलत। अगर यही कंटेंट लिखा होता तो आपका आंसर सही हो जाता। सी देखिए करा ई क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ई को कंटेन करे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोजर जो होता है किसी सेट का वो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है उस सेट को कंटेन करने वाला। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ई। अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है ई क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेंड इन ई, इसीलिए गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए शब्द क्या लिखा, कंटेंड इन ई। कंटेंड इन ई नहीं होता है, कंटेनिंग ई होता है। मतलब जो ई का क्लोजर होता है, जैसे ई अगर आपका ये कोई सबसेट है ना, ये कोई सबसेट अगर मीट्रिक स्पेस में, तो ई का क्लोजर जो होता है वो सबसे छोटा वाला, मान लीजिए यही है ई का क्लोजर, सबसे छोटा वाला क्लोज सेट होता है जो ई को अपने अंदर क्या करे, कंटेन करे। या यूं कह लीजिए ई का जो क्लोजर होता है वो इंटरसेक्शन होता है। किसका इंटरसेक्शन? उन सारे क्लोज सेट का जो ई को कंटेन करता है। इंटरसेक्शन लेने से क्या होगा, वो सबसे छोटा ऑटोमेटिक बन करके निकल आएगा। समझ गए बात? तो ई का जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ई को क्या करता है, कंटेन करता है। कंटेंड नहीं होता है ई में, कंटेनिंग ई होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि ई का क्लोजर बड़ा होता है इसे। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डेंस इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस। कौन सा सेट डेंस होता है यूजुअल मीट्रिक स्पेस में? अब सोचो कि डेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लिया कि एक्स आपका कोई एक मीट्रिक स्पेस है, ए जो है इसका कोई क्या है, सबसेट है, तो कहते हैं कि ए जो होगा वो डेंस होगा। कब डेंस होगा? अगर हम ए का क्लोजर निकालें और ए का क्लोजर निकालने पर पूरा का पूरा स्पेस आ जाए।
किसी भी सेट को कहेंगे डेंस होगा एक्स में अगर इसका क्लोजर निकालें और पूरा स्पेस आ जाए। जैसे करा कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यूजुअल की बात कर रहा है। यूजुअल मीट्रिक स्पेस का मतलब ये सीधी सी मतलब ये है कि एक्स के जगह आपका क्या है, एक्स के जगह आपका आर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स के जगह क्या है, आपका आर है। और जब एक्स के जगह आर है तो आपको चेक करना है इसमें से कौन सा डेंस होगा। डेंस होने के लिए क्या चेक कर, जैसे पहले क्यू को चेक करो, तो क्यू का क्लोजर निकालो। अगर क्यू का क्लोजर निकालने पर आर के बराबर आ जाए तो यही डेंस होगा। और आप लोग जानते हैं क्यू का क्लोजर होता क्या है, क्यू यूनियन क्यू डैश, यही ना होगा। और क्यू यूनियन क्यू डैश करेंगे तो आपका एक क्यू हो गया। और आप जानते हैं कि क्यू का डिराइव सेट क्या होता है, आर होता है। तो दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अर्थात क्यू का क्लोजर पूरे स्पेस के आर के बराबर आ गया, इसीलिए डेंस है। तो पहला आपको डेंस मिल गया। अच्छा जेड की ज़रा बात करो, जेड का क्लोजर निकालो, अगर आर के बराबर आएगा तो ये भी डेंस कहा जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा जेड यूनियन जेड का डैश। तो जेड का मतलब होता है जेड। अच्छा यूनियन जेड का डिराइव सेट क्या होता है, फाई। कोई भी रियल नंबर जेड का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो आपका आंसर क्या आया, जेड आया। तो जेड के क्लोजर का आंसर जेड आया। आप सिंपल सी बात देख पा रहे हैं। इसीलिए आपका ये जो है ये नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, डेंस। ऐसे नेचुरल नंबर का भी निकालोगे तो यह आएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्यू सही है। इन जनरल क्यू या क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप वहाँ पर मारेंगे। अब हम लोग इसके बाद की क्लास अगले टर्म पे पढ़ेंगे और अगले टर्म पे हम आपको काउंटेबिलिटी, बेसिस और सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस का होगा।